प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके पाठ्यक्रम के एक नए विषय के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ जिसका नाम है एक कहानी यह भी, और इसे लिखा है प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी ने। तो मन्नू भंडारी जी वो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी साहित्य में अनेक महिला लेखिकाएं हैं, कवित्री हैं, है ना। तो मन्नू भंडारी ने भी अपना एक कह सकते हैं कि एक मुख्य स्थान बनाया है हिंदी साहित्य में। तो उन्होंने ये जो लिखा एक कहानी यह भी, ये एक कह सकते हैं कि आत्मकथ्य है, क्योंकि प्रस्तुत अंश में उन्होंने अपने जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण अंशों पर प्रकाश डाला है जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया। देखो बेटा, एक होता है आत्मकथा, एक होता है आत्मकथ्य। आत्मकथा में जैसे जन्म से लेके आज तक, है ना, सिलसिलेवार लिखना, लेकिन ये एक आत्मकथ्य है जिसमें लेखिका ने केवल कुछ मुख्य व्यक्तियों और घटनाओं पर ही प्रकाश डाला है जिनसे वे अत्यंत प्रभावित हुई या जिन्होंने उनके जीवन को अत्यंत प्रभावित किया। तो अगर मैं बात करूं महिला सशक्तिकरण की, आज हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो पहले के समय में भी अनेक सशक्त महिलाएं हुई हैं जिन्होंने लगभग हर क्षेत्र में अपना नाम कमाया। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी। तो बच्चों, मैं बात कर रही थी मन्नू भंडारी जी की। मन्नू भंडारी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी जो शिक्षा है वो अजमेर शहर में हुई। और एक समय था जब इनके पिता का खासा नाम था, लेकिन कुछ आर्थिक झटकों के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, और बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति का कहीं ना कहीं मन्नू भंडारी और उनके भाई बहनों पर भी प्रभाव पड़ा था। तो मन्नू भंडारी ने मिरांडा कॉलेज में अध्यापन कार्य किया था, और उनके जो प्रमुख उपन्यास में कहूँ आपका बंटी, महाभोज आदि हैं। इस कहानी में यह एक कहानी, यह भी जो पाठ है, इसमें सबसे पहले मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि ये कोई मन्नू भंडारी की आत्मकथा नहीं है, ये केवल एक आत्मकथ्य है। तो इस आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। तो संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी, किशोर जीवन जो एडोलेसेंस होता है 15, 16, 17 साल से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी, उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यह बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा, अर्थात कहीं ना कहीं उन पर भी प्रभाव पड़ा था। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी दी, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो मैं शुरू कर रही हूँ बेटा एक कहानी यह भी। तो जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि मेरी जो यादों का सिलसिला है वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से है जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। साम्राज्य था यानी कि ऊपर वाला जो वो था, माला था, मंजिल थी, वहाँ पर केवल पिताजी रहा करते थे, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। इसका मतलब ये है कि ज़रूर उनके पास कुछ विद्यार्थी आते होंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही है, अपने घर पर रख कर वो कई विद्यार्थियों को पढ़ाया लिखाया करते थे। और नीचे
लेखिका रहती थी अपनी माँ के साथ, भाई बहनों के साथ, और लेखिका ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि वो बेपढ़ी लिखी यानी कि अनपढ़ और व्यक्तित्व विहीन थी, यानी कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं था जिससे लेखिका प्रभावित हो सकती। और वो जो माँ थी वो सबकी इच्छाओं को पूरा करना जैसे अपना धर्म समझती थी, सबकी आज्ञा का पालन करने में वो तत्पर रहती थी। तो अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे, यानी कि वो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया, और जिसमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। तो कह सकते हैं कि वो एक नेक दिल, दरिया दिल इंसान थे, है ना। और काफ़ी कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। और अब दूसरा पहलू है, वे बड़े क्रोधी और अहमवादी थे। अहमवादी यानी कि जिसके अंदर अहम का भाव, घमंड ज़्यादा हो। और इसके पीछे कारण क्या था? वो पिता जो दरिया दिल थे, जो दूसरे बच्चों को अपने घर पर रख कर पढ़ाया करते थे, उनका खर्चा उठाया करते थे, बाद में वो इतने क्रोधी और अहमवादी क्यों हो गए थे? तो इसका कारण लेखिका ने बताया कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका उनको लगा था, और शायद बहुत अपनों से उन्होंने धोखा खाया था, है ना। इतना उनको विश्वासघात मिला था कि जो व्यक्ति दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया करता था, बाद के दिनों में वो इतना शक्की हो गया था कि जब तक अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर भी शक करता था। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर अहम का भाव इतना था कि वो जिन परेशानियों से दो चार हो रहे थे, या जिन परेशानियों का वो सामना कर रहे थे, उन परेशानियों का वो जिक्र नहीं करते थे अपने परिवार के साथ। वो नहीं बताया करते थे कि मैं किन परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो भीतरी हताशा थी वो क्रोध बनकर लेखिका की माँ पर फूटा करती थी। और जो उनका क्रोध था वो लेखिका की माँ को हमेशा कंपाता और थरथराता रहता था। तो लेखिका कहती है कि मैं यहाँ पर अपने पिता की कोई गाथा नहीं सुना रही हूँ आपको, या मेरा उद्देश्य पिताजी की गाथा का वर्णन करना नहीं है, बल्कि वो कहती है कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यक्तित्व पर मेरे पिताजी का किस प्रकार प्रभाव पड़ा। तो जो शक्कीपन जो पिता के व्यवहार में था, व्यक्तित्व में था, वो कहीं ना कहीं लेखिका के भीतर भी उपजा था। तो क्या कहते हैं, उसका कारण भी वो बताती हैं। क्या बताती हैं कि कहती है, मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, यानी कि गोरे गोरे बच्चे उन्हें अच्छे लगते थे। तो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा, मतलब 2 बच्चों के बीच वो तुलना कर रहे हैं, और हर बार उनकी बड़ी बहन जो 2 साल बड़ी थी उसी की प्रशंसा करते थे। तो इस व्यवहार ने, पिता के इस व्यवहार ने लेखिका मनु भंडारी के भीतर एक ग्रंथि पैदा कर दी, हीन भावना समझती हो? जब हमें अपने ही क्षमता पर, अपनी प्रतिभा पर संदेह होने लगता है, जिसको आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हो, ठीक है ना। तो वो जो है कहीं ना कहीं लेखिका के मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ गया कि इतनी बड़ी लेखिका बनने के बावजूद, समाज में, हिंदी साहित्य में इतना नाम कमाने के बावजूद भी लेखिका को अपनी योग्यता पर, अपनी प्रतिभा पर संदेह होता था। उन्हें लगता था कि ये सब शायद तुक्का है, या शायद मेरे अंदर उतने गुण, उतनी जो खूबियां हैं वो नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो शक्कीपन था उनको अपने पिता से मिला था। पिता की ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, यानी कि उनकी माँ अनपढ़ थी, और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धैर्य था, धरती से भी ज़्यादा सहनशीलता थी उनके अंदर। और कहीं ना कहीं जो लेखिका है या उनके जो भाई बहन है, उनका सारा प्यार शायद मजबूरीवश था, या जो उनके पिता का व्यवहार उनकी माता के प्रति अच्छा नहीं था, शायद वो सहानुभूति से उपजा हुआ प्यार था, वो सारा माँ के साथ था। लेकिन लेखिका कहती हैं कि इतना प्यार माँ के साथ होने के बावजूद भी, कहती मेरी माँ मेरे लिए आदर्श
नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे मतलब गलत बात का विरोध ना करना भी तो अन्याय को सहना है या अन्याय को बढ़ावा देना है, तो उससे जो है हमारा व्यक्तित्व दबता है, तो हमें उसका विरोध भी करना चाहिए। और शायद उनकी माँ जो है वो बिल्कुल ही चुपचाप वो सारा दर्द, वो सारा अपने भीतर समेट लेती थी, सब अत्याचार वो सहा करती थी, तो इसलिए अपनी माँ को वो अपना आदर्श नहीं बना सकी। अब बात हो रही है कि लेखिका और जो है 5 भाई बहन थे, है ना, और उस समय जो भी बचपन के खेल थे वो सब उसने अपने भाई बहनों के साथ खेले, खूब मस्ती की। और उनका जो सीमा थी, वो पूरा मोहल्ला होता था, वो पूरे मोहल्ले में किसी के घर जाकर खेल सकते थे, जा सकते थे, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। और पड़ोस कल्चर का बड़ा महत्व था उनके जीवन में, है ना। तो ये बात अगर हम करें 1931 में लेखिका का जन्म हुआ, तो लगभग अगर हम 1941, 42, 43 की भी बात करें तो 12, 13, 14 साल की वो रही होंगी। उस समय वो खेला कूदा करती थी मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में, और जो कहते हैं उनके घर की सीमा उनका घर ना होकर पूरा मोहल्ला हुआ करता था। अर्थात यहाँ पर लेखिका ने पड़ोस कल्चर के महत्व को प्रतिपादित किया है। और अगर हम आज जो आधुनिक हमारा जो समाज है वहाँ देखें तो हम आई थिंक जो महानगरीय जीवन है वहाँ पर पड़ोसी को नहीं जानता, उसके सुख दुख से उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पड़ोस कल्चर है वो हमसे दूर हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य भी इस मामले में हम पीछे हो रहे हैं। हम दूसरों के दुख को महसूस नहीं कर पाते, हमें नहीं पता होता कि साथ में रहने वाला पड़ोसी किसी पीड़ा का सामना कर रहा है, किसी तकलीफ का सामना कर रहा है। तो लेखिका को ये जो पड़ोस कल्चर की कमी है वो बहुत ज़्यादा खलती है। अब लेखिका की जो 2 साल बड़ी बहन थी, जब वो उसने 10वीं कक्षा की तो उसकी शादी कर दी गई, और दोनों बड़े भाई भी जो हैं वो पढ़ने चले गए। और लेखिका की बड़ी बहन की शादी बहुत पहले हो चुकी थी, लेखिका कहती है शायद उनको वो तो याद भी नहीं है। तो जब अब घर में कोई भी बच्चा नहीं था, तब जो लेखिका हैं उनके पिता का ध्यान मन्नू भंडारी की ओर गया, और उन्हें महसूस हुआ कि हाँ ये मेरे घर में मेरा ये बच्चा भी है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेखिका को रसोई से दूर रखा। उनका मानना था कि रसोई जो है वो भटियार खाना है, जहाँ पर हमेशा भट्टी जलती रहती है, और इस भट्टी में लड़कियाँ जो हैं उन्हें अपनी योग्यता दफन करनी पड़ती है। अर्थात वो अपने गुणों को निखार नहीं पाती हैं, वो केवल पाक शास्त्री बनकर रह जाती हैं, सुगर गृहिणी बनकर रह जाती हैं। तो लेखिका के पिता उन्हें रसोई से दूर रखते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो उनके घर में समय समय पर अनेक प्रकार की राजनीतिक पार्टियां इकट्ठी होती थी, जमावड़े होते थे, और वहाँ पर जमकर बहसें भी होती थी। और तब लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका वहाँ बैठे, सुने, समझें कि देश में क्या हो रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, देश में क्या चल रहा है। और लेखिका बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, छोटी उम्र थे, तो वो कहती हैं कि जितना मुझे समझ आता था तो मैं देशभक्तों से खासी प्रभावित होती थी। तो अब 10वीं कक्षा तक लेखिका को इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, तो जब वो फर्स्ट ईयर में आई तो उनका परिचय उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी से हुआ। और शीला अग्रवाल जी ने उन्हें अच्छे अच्छे लेखकों का चुनाव करके पढ़ना सिखाया। उन्होंने अनेक प्रकार की साहित्यिक बहसें की अपनी अध्यापिका के साथ, और कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को निखारने में योगदान दिया उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी ने। और उन्होंने न केवल साहित्य का दायरा बढ़ाया, बल्कि उन्होंने कहा कि घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो और देखो कि देश में क्या हो रहा है, अपने आसपास देखो समाज में क्या हो रहा है। और इस
इस तरह से जो लेखिका हैं उनका रुझान हिंदी साहित्य में भी हुआ और जो उस समय हमारी सामाजिक परिस्थितियां थी उसकी तरफ भी उनका ध्यान केंद्रित हुआ। और उस समय 46-47 के वो दिन थे जब पूरा भारत देश की आज़ादी के लिए प्रयासरत था, अनेक आंदोलन हो रहे थे, अनेक तरह के जुलूस निकाले जा रहे थे, अनेक फेरियां हो रही थी। तो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से लेखिका प्रभावित हुई और वे भी उस लड़ाई में, उस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हो गई। और क्या करती थी कि वो पूरे कॉलेज की लड़कियों के साथ दुकानें बंद करवाना, हड़तालें करवाना, है ना, नारे लगाना, ये सारा कार्य करने लगी। तो इस तरह से उन्होंने जो उनके पिता द्वारा आज़ादी की सीमा दी गई थी या उनके लिए एक सीमा बांधी गई थी, उस सीमा को तोड़कर उन्होंने ये कहा कि जब आज़ादी है तो उसको आज़ादी की तरह ही लेना चाहिए, फिर उस पर बंधन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपने मन से जितना वो चाहती थी आज़ाद होकर वह कार्य करने लगी। तो अब बात क्या है, लेखिका के पिता चाहते थे कि उन्हें यश मिले, नाम मिले, सम्मान मिले, और कहीं ना कहीं यश, नाम, सम्मान मनु भंडारी कमा रही थी। तो इस तरह से उन्हें अच्छा तो लगता था कि उनकी बेटी का समाज में नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो उनकी संकीर्ण मानसिकता भी थी। वो ये चाहते थे कि जो दायरा मैंने बांध दिया है, सीमित कर दिया है, मनु भंडारी उसी दायरे में रहकर काम करे। परंतु वही बात है कि जहां आज़ादी है तो वहां बंधन नहीं है, और जहां बंधन है तो वहां आज़ादी किस बात की। तो एक दिन क्या हुआ, लेखिका की कॉलेज की प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिता आकर वहाँ मिले। तो लेखिका के पिता को बड़ा बुरा लगा, आग बबूला हो गए, गुस्से में उफनने लगे, है ना, जैसे दूध में उफान आ जाता है, ठीक उसी तरह से ये लड़की मुझे मुंह दिखाने नहीं के काबिल नहीं छोड़ेगी। मेरे पहले भी 4 बच्चे पढ़े हैं, कभी किसी ने शर्मिंदा नहीं होने दिया, ये पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगी। इस तरह से बड़बड़ाते हुए गए। अब बड़बड़ाते हुए गए तो लेखिका को बड़ा डर लग रहा था, बड़े गुस्से में गए हैं, आएंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे क्योंकि प्रधानाचार्य ने बुलाया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है मनु भंडारी के खिलाफ। तो लेखिका ने क्या किया, वो जाकर अब पड़ोस में अपनी किसी सहेली के यहाँ बैठ गई। अब जब वो कॉलेज से लौटे तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। तो उसका कारण क्या था, लेखिका को जब पता चला तो वो हैरान रह गई। तो जैसे वो आए तो बड़े खुश थे कि मनु भंडारी और इसकी 2-3 सहेलियों के कारण पूरे कॉलेज में जो लड़कियां हैं इनका कहना मानती हैं, कक्षाओं का बहिष्कार कर देती हैं, है ना, तो इनके कहने पर चलती हैं। और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाह, मेरी बेटी को इतना नाम मिल रहा है, मेरी बेटी, वही बात है, यश लिप्सा, यश कामना उनकी इच्छा रहती थी। तो जब लेखिका की माँ बुलाने गई लेखिका को कि घर चल, तुम्हारे पिताजी बड़े खुश हैं, तो लेखिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। भुनभुनाते हुए गए थे और प्रधानाचार्य ने मेरे खिलाफ 2-4 बातें कही होंगी और फिर भी पिताजी खुश हैं, है ना। तो जब उसे ये सारा वाकया पता लगा तो उसने चैन की सांस ली। तो बात क्या है, आज अगर हम बात करें, हम 2020 में हैं, 1947 में हमें आज़ादी मिली, है ना। उस समय जब लड़कियों को 10वीं तक पढ़ाया जाता था या कहीं कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता था, उन्हें शिक्षा की अनुमति नहीं होती थी, उस समय किसी लड़की का चौराहों पर निकलना, लड़कों के साथ सड़कें नापना, हड़तालें कराना, बहिष्कार करना एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। तो जब ऐसी ही एक घटना, जब लेखिका के पिता ने मनु भंडारी को एक चौराहे पर जोरदार भाषण देते हुए सुना तो वो बड़े खुश हुए और लेखिका के पिता को बधाई देने चले आए, है ना। और उससे पहले एक दकियानुसी मित्र लेखिका के पिता के आकर लेखिका की बहुत सारी बुराई कर गए कि भंडारी जी, आपको इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, मनु भंडारी नाक कटवा देगी, इस तरह से पहले वो गुस्से में भुनभुना रहे थे। तो अब जब दूसरे मित्र आए, लेखिका की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने क्या कहा कि भंडारी जी, मैं सीधा आपको बधाई देने चला आया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू,
आप क्या घर में घुसे रहते हो, घर से निकला करो। यू हैव मिस समथिंग। क्या मिस किया था उन्होंने, क्या नहीं देखा था? उन्होंने अपनी बेटी को धुआंधार भाषण देते हुए नहीं देखा था, नहीं सुना था। तो इस प्रकार से वो जो मित्र अंबालाल जी थे वो बढ़ चढ़ कर लेखिका की प्रशंसा किए जा रहे थे, और जो लेखिका के पिता हैं वो अपने आप में गर्व महसूस कर रहे थे। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि कितना अंतर विरोध है। एक तरफ पिताजी यश चाहते हैं, यश कामना करते हैं, दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि कोई आकर उनकी मतलब बेटी के बारे में कुछ बुरा बोले तो उन्हें वो भी बुरा लगता है। जबकि क्या है कि जब हम कुछ नया कार्य करने चाहते हैं तो हमें समाज में अगर प्रशंसा सुनने को मिलती है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी निंदा करेंगे, जो हमारी बुराई करेंगे, या हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनको वो पसंद नहीं आएगा, है ना। तो विशिष्ट बनना है, विशिष्ट बनाना है, तो उसके लिए हमारा जो आदर्श हैं वो भी ऊंचे होने चाहिए, और कहीं ना कहीं टकराहट भी होता है। और लेखिका मानती हैं कि ये जो टकराहट का सिलसिला है जो बचपन से उनका अपने पिता के साथ चलता था, वो तब तक चला जब उन्होंने अपनी पसंद से राजेंद्र यादव जी से शादी की थी। ठीक है, तो इस तरह से अब कुछ ऐसा हुआ कि लड़कियों ने जब कक्षाओं का बहिष्कार किया, और एक बात मैं यहाँ बता दूं कि लड़कियों को भड़काने के आरोप में जो उनकी अध्यापिका शीला अग्रवाल थी, उनको नोटिस थमा दिया गया था कि तुम यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन लड़कियों ने इतना हुड़दंग मचाया कि उनकी जो 3rd ईयर की क्लासेस थी जो बंद कर दी गई थी वो भी खोल दी गई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी चाह से, अपनी इच्छा से जो चाहा वो पाया। तो लेखिका कहती हैं कि यदि हम सोच लें, यदि हम चाह कर लें कुछ पाने की, तो हम उसे पा सकते हैं। और वो एक बात ये भी मानती हैं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब हमारी 3rd ईयर की क्लासेस खोल दी गई थी, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि क्या थी जब हमारे देश को आज़ादी मिली। जो देश को आज़ादी वाली घटना थी वो इतनी बड़ी घटना थी जिसमें हमारी जो ये छोटी सी जो हमारी लड़ाई थी कॉलेज प्रशासन के प्रति, वो तो सच में बहुत छोटी थी। लेकिन वही बात है कि हमारे जो कार्य होते हैं, चाहे वही वाली बात है, कार्य करने की भावना ही उसे छोटा या बड़ा बनाती है। तो अगर हम कार्य उच्च भावना से करते हैं तो वो कार्य उच्च ही होते हैं और उनके परिणाम भी सुखद होते हैं। ठीक है, तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।